कई अन्य प्रगत देश में भी आज भी मानसिकता वैसी ही है। मानवाधिकार करीबन 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला प्रकार हम कह सकते हैं कि नागरिक अधिकार और राजकीय अधिकार। राजा महाराजों का राज्य था तो कितने युद्ध लड़े जाते थे और कई संख्या में जनहानि होती थी, कई महिला विधवा होते थे। कलम नंबर 15 के हिसाब से जात पात लिंग भेद और धर्म और के से भी परे रहते हैं। यानी कि जो मानव अधिकारों के लिए लड़ा उनको शहीद होना पड़ा और बहुजनों को, जनजनों को, दुनियावासी को, दुनिया के अलग अलग लोगों के रंग भेद इन सारे लोगों को इन मौलिक आधारों की मानवाधिकार की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूं, कैसे हो आप? मैं हूँ स्मिता नगरकर। हौसले की उड़ान में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मानव अधिकार ये विषय को हम लेकर आ रहे हैं। चर्चा बहुत अच्छी होने वाली है और ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही गहरा है, संवेदनशील है। तो हमारे साथ है श्रीमान दिलीप नगरकर जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत खुशनुमा वातावरण है। तो दिलीप नगरकर जी, कृपया हमें बताइए कि मानव अधिकार क्या है? स्मिता जी, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, जिस पे हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। मानवाधिकार ये वो मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को मानव होने के नाते से और पैदाइशी उन्हें मिलते हैं। ये अधिकार जाति, धर्म, लिंग, इन भेदों को छोड़ के ही मिलते हैं। इसका उद्देश्य जैसे मानव के लिए, महिलाओं के लिए बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार का उद्देश्य हर व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षितता का रक्षण करता है। मानवाधिकार वो हर व्यक्ति को दुनिया में सम्मानजनक जीने की राह देता है, कहलाता है। यह उद्देश्य है मानवाधिकार। बहुत अच्छे दिलीप जी, आपने ये मानवाधिकार की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है आपकी, और आपके जीवन के हर पहलू पे आपको ये लागू होती है और ये प्रेरित करती है। तो बताइए कि मानव अधिकार के कौन-कौन से प्रकार हैं? मानवाधिकार करीबन 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला प्रकार हम कह सकते हैं कि नागरिक अधिकार और राजकीय अधिकार। नागरिक अधिकार के कारण हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और राजकीय अधिकारों में मतदान का अधिकार है। बिल्कुल। दूसरे पहले में आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, जिसके कारण अब बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। और तीसरा हम सामूहिक अधिकार कह सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को पर्यावरण में आजादी के साथ घूमना फिरना और सारी बातें दे सकते हैं। यानी स्वतंत्रता, भाईचारा का नाता हम सबके साथ रख सकते हैं। एकदम बराबर। क्या आप बता सकते हैं मानव अधिकारों की शुरुआत कब और कैसे हुई? मानव अधिकार मौलिक अधिकारों की शुरुआत करने के पीछे कोई दास्तानें हैं। दुनिया में अभी तक 2 महायुद्ध लड़े गए हैं। पहला महायुद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा महायुद्ध 6 साल तक लड़ा गया, 1939 से लेकर 1945 तक। बिल्कुल। इस महायुद्ध में दुनिया भर के लोगों की, असंख्य लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हो गई, जीवित की हानि हो गई। दुनिया वाले विचारवंत लोगों को यह सुझा कि इसे लोगों को मुक्ति कैसे दिया, उनको सुरक्षितता कैसे दी जाए। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1945 में यूनो के तहत यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका शहर के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संस्था की नींव रखी गई। बिल्कुल। और लोगों की सुरक्षितता के लिए और न्यायिक बातों के लिए अधिकार रखा गया। फिर भी दुनिया में जिस प्रकार की और जितनी सुरक्षा लोगों को मिलना चाहिए, उस तरह की प्रकार की सुरक्षितता नहीं मिली। तो उन्होंने फिर
दुनिया वालों के समंजस लोगों ने 10 अक्टूबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ लॉ स्थापना करके नींव रखी, जिसमें लोगों की सुरक्षा, सहायता और मदद कर सके। इसी प्रकार से, इसी तरह से दुनिया में मानवाधिकार की एक संस्थापना हुई। आप जब ये कह रहे थे तो मैं सोच रही थी कि बहुत साल पुराने जब राजा महाराजों का राज्य था तो कितने युद्ध लड़े जाते थे। भारत में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून हैं? स्मिता जी, मानवाधिकार के भारत में सुरक्षा के कायदे काफी अधिक है। उसमें से मैं कुछ कायदों का बखान करना चाहूंगा। जिसे भारतीय राज्य घटना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना लिखते वक्त में आर्टिकल या कलम 12 से लेके कलम 35 तक यहाँ फंडामेंटल राइट्स की मौलिक आधार की रचना की है। जैसे कि कलम नंबर 14 में कायदे के सामने समानता, कलम नंबर 15 के हिसाब से जात पात, लिंग भेद और धर्म और के से भी परे रहकर उसमें भेदभाव न करना, कलम नंबर 16 में समाज के बहुसंख्य लोगों को या तो नौकरी में प्रावधान देना, कलम नंबर 19 में यह बहुत महत्वपूर्ण हम कलम समझा जा सकते, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आजादी, एक यूनियन संस्थाएं बना सकते हैं। दूसरा, भारत का एक नागरिक दूसरी एक प्रदेश से होकर दूसरे प्रदेश में रह सकता, नौकरी कर सकता है, रुक सकता, रह सकता है। इस तरह का यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 यानी कि कलम नंबर 21, इसमें मनुष्य जीवित की सुरक्षा और आजादी की का बखान किया है। वैसे ही आर्टिकल नंबर या कलम नंबर 25 में किसी भी मनुष्य को अपने खुद के सत्सद विवेक बुद्धि से चाहे वो किसी भी धर्म का में प्रवेश कर सकता है। ये पहले कानून हो गए। उसके बाद में 1993 में लोगों की जीवित की सुरक्षा कैसे की जाए, उनको समानता कैसे प्रदान की जाए, यह भारत में संविधान के तहत और दुनिया के विचारवंतों ने मिलकर करार बनाए। देश के हर किसी जनजाति के लोगों की सुरक्षा करने के लिए करार कर लिया है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि भारत का विशेष किया जाए तो एट्रोसिटीज एक्ट 1989 यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज के लिए उनके संरक्षण हेतु कायदा किया गया। इस तरफ के भारत में कायदे बनाए गए। यानी कि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे उनको ये संविधान बनाने में, और ये घटना लागू हुई 26 जनवरी 1950 में। तो बाबा साहब ने कितने भविष्य यानी कितने सालों का उन्होंने भविष्य जाना और हमारे भारत को इतनी अच्छी घटना दी। ये मानव अधिकार का उल्लंघन क्या है? पिताजी, मानवाधिकार का उल्लंघन जैसे कि बाल बच्चों को 14 साल के अंदर नौकरी देना, हजारडस प्लेसेस में उनको नौकरी के लिए रखना, उनके साथ भेदभाव करना, बच्चों के प्रति हो गया, महिलाओं के प्रति अत्याचार करना, उत्पीड़न देना, उनके बलात्कार करना और उनके न्यायिक अधिकार को रोक लगाना, उनकी स्वतंत्रता पे रोक लगाना, इन्हीं को हम लोग उल्लंघन कर सकते, मानवाधिकार उल्लंघन कह सकते या मानवाधिकारों का हनन कह सकते। दिलीप जी, हम बात कर रहे हैं कैदियों की। बहुत बार ऐसा होता है कि गुनहगार न होते हुए भी वो सजा काटते हैं। कई महिलाएं ऐसे हैं जो आज भी अन्याय अत्याचार को सह रहे हैं। तो ये सब मानव अधिकार के उल्लंघन में आता है।
तो मानव अधिकार आयोग की क्या भूमिका है, यानी क्या कार्य कर होने चाहिए, क्या कार्य करते हैं वो मानव अधिकार के लिए, जैसे सरकार? मानवाधिकार का उद्देश्य यानी कार्य ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर के जन जन लोगों की सुरक्षा करना, उनका रक्षण करते करते हुए उनको जीने का सम्मान सर जीने का राह दिखाना, यह मुख्यतः मानवाधिकार का कार्य कहलाएंगे। आजकल हम रील में, यूट्यूब चैनल में देखते हैं कि अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ये माध्यम है, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये माध्यम है। तो मुझे बताइए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष मानव अधिकार कौन से हैं? बच्चों और महिलाओं के लिए बारे में दिखाया जाए तो महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर समान वेतन, उनके साथ समानता का व्यवहार, जब महिला प्रसूत होती है तो उनके बाद मातृत्व के वक्त में उनको सुविधा देनी आवश्यक है, ये मानवाधिकार कहता है। बच्चों के प्रति यदि हम कहे जाए तो उनको बाल मजदूरी से मुक्त कराकर उनको पढ़ाई में ध्यान देकर उनका पालन पोषण करना चाहिए, यह मानवाधिकार कहता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महिलाओं के अधिकार के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल में मैटरनिटी लीव, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया। क्या आप मानव अधिकार के एक प्रेरक उदाहरण का उल्लेख कर सकते हैं? मानवाधिकार के विषय में यदि बोला जाए तो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की लड़ाई रखी। रंग भेद यानी एपार्थाइड की लड़ाई लड़ते रहे। वहां गोरे लोगों ने, जिनका शासन था, उन्होंने काले लोगों को दबा कर रखा था। इसके ही विरोध में नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे, पर गोरों ने उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार करते करते कुछ कलम लगाकर उनको जेल में बंद करा दिया। जेल में नेल्सन मंडेला 27 साल तक रहे। हाँ जी। उनके लोग उनकी आस कर रहे थे कि एक दिन हमारा नेता दाता बाहर आकर हमारे लिए कुछ अधिकार दिलाएगा। जैसे ही नेल्सन मंडेला 27 साल भुगतने के बाद बाहर आए, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और एक दिन गोरों को उनको आजादी देना पड़ा, यानी समानता देनी पड़ी। यह एक ज्वलंत उदाहरण हम कह सकते हैं, ये मानवाधिकार का ज्वलंत उदाहरण हम कह सकते हैं। दूसरा, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी मानव अधिकार के लिए बहुत संघर्ष किया। हाँ जी, एकदम बराबर है। जब आपने बोला ही हाँ, तो दुनिया का सबसे उन्नत देश, प्रगतिशील देश अमेरिका, उस अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन ने जब कुर्सी में थे, यानी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त में बिल पास करा के उन्होंने काले लोगों को गुलाम कहला जाते थे, गुलामी नष्ट करने के लिए उन्होंने बिल पास कर दिया और काले और गोरों का भेद मिटाकर उन्हें समानता का दर्जा दे दिया। यह गोरों को असह्य हुआ है और एक दिन अब्राहम लिंकन अपनी धर्मपत्नी के साथ पिक्चर हॉल में जब गए थे, वहां पे गोरे ने उनका खून करा दिया। बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया में आज मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्यता के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। उसके 100 साल के बाद अमेरिका में, प्रगतिशील देश में 100 साल के बाद भी उनका काले गोरे का भेद नहीं मिटा। तो 1963 में, यानी करीबन 100 साल के बाद, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा। ये अमेरिका के साउथ में अलाबामा प्रांत के अटलांटा शहर से उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और इस तरह जारी रखी कि जैसे कि वहां पे बसों में काले लोगों को पीछे में, बुढ़ी हो, छोटा हो, बच्चा हो या जो भी है, उन लोगों को पीछे में खड़े रहना होता था। बसों में उनके लिए ये इस तरह से अवस्था थी। स्कूलों में उनके अलग से स्कूल बनते थे, नौकरियों में अच्छी नौकरियां नहीं देते थे, यानी हर तरफ से प्रताड़ना की जाती थी। वहां पे मार्टिन लूथर किंग लड़ाई लड़ रहे थे और
लड़ते वक्त में वहां के उस वक्त के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने बिल पास कर उनकी सारी बातों को पूर्णता से कबूल कर ली और पूरे देश में, पूरे रादर ये हो कि अमेरिका ही नहीं तो पूरे दुनिया में इस मानव अधिकार क्या होता है, लोगों की समता, लोगों को बराबरी देने के हक क्या होते, ये समझा दिया। यहाँ पे भी मार्टिन लूथर किंग के वक्त ऐसे ही बात हो गई कि गोरों को ये बात नहीं हजम हुई और शांति का उन्होंने ये शांति का भाव, शांति उनकी कबूल नहीं हो रही, वहां के गोरों ने उनका खून कर दिया, जबकि मार्टिन लूथर किंग उस वक्त में खाली 38 वर्ष के थे। उनको नोबेल पुरस्कार उसके मिला पहले था। उनको नोबेल प्राइज भी शांतता उन्होंने भय करने के लिए उन्होंने नोबेल कमेटी ने उन्होंने शांतता पुरस्कार भी दिया था। उसके बाद में उनका किसी गोरे ने उनका अंत कर दिया, तब की मार्टिन लूथर किंग उस वक्त में खाली 38 साल के। यानी कि जो मानव अधिकारों के लिए लड़ा उनको शहीद होना पड़ा। और भारत की बात जब आती है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई साल पहले अछूतों को जो हक दिया, मार्गदर्शन दिया और कई करोड़ लोग आज उस अन्याय अत्याचार से बाहर निकले हैं। तो ये भारत के लिए स्वाभिमान की बात है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मानव अधिकार लोगों तक दिया। अमेरिका जैसे प्रगत देश में और कई अन्य प्रगत देश में भी आज भी मानसिकता वैसी ही है। तो ये बदलना जरूरी है, दृष्टिकोण बदलना जरूरी है, क्योंकि मानव अधिकार अगर लोगों तक, जन जन तक अगर पहुंचाना है तो हम मानव अधिकार पर काम जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गहन सब्जेक्ट है, विषय है और कई इस पे हम बात कर सकते हैं, मगर आज की चर्चा हम यही खत्म करते हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दिलीप जी आपका, क्योंकि आपने अपना वक्त, अनमोल वक्त निकाल के आप हमारे साथ आए। दिलीप जी, आप हमारे लोगों को मानव अधिकार के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्मिता जी, अभी आपने जो बोला और हमने बोला, इन बातों से यह निष्कर्ष में उतरा हूं मैं श्रोतागणों को, लोगों को या दुनिया वालों को कह देना चाहूंगा कि आज भी बहुजनों को, जनों को, दुनिया के अलग अलग लोगों के रंग भेद नौलट, इन सारे लोगों को इन मौलिक आधारों की, मानवाधिकार की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप जहां भी आपको मौका मिले वहां हर किसी ने मानवाधिकार के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए। यही मेरा आपको कहना है। मानव ने मानव के साथ मानवता का नाता और इंसानियत का नाता और भाईचारा का नाता बनाए रखे। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हाँ, आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसको लाइक करें, शेयर करें और जो भी समस्या आपको आती है तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। थैंक यू।